नमस्कार दोस्तों। प्रशासनिक क्षमता युवा ऊर्जा से लैस जब नेहरू आंदोलन के केंद्र में पहुंचते हैं तो अंग्रेजी सरकार इन्हीं की गतिविधियों को एंटी गवर्नमेंट घोषित कर देती है और 6 दिसंबर 1921 को उन्हें गिरफ्तार किया। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। तो दोस्तों, झूठा इतिहास और फेक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना और उनको गाली देना बड़ा आसान है। आपको हैरानी होगी क्योंकि 1921 से 1945 तक नेहरू 8 बार जेल यात्रा पर गए, जिसमें 9 साल तक वह जेल में रहे। फिर साल आया 1922, चोरा चोरी की घटना। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आज़ादी के क्रांतिकारी व नेता कांग्रेस के भीतर निराशा का माहौल बन जाता है। साल 1923 में वो कांग्रेस जनरल के सेक्रेटरी, यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस के अध्यक्ष, इलाहाबाद के मेयर, तीनों पद पर एक साथ चुने गए। साल 1925 तक सेक्रेटरी का पद खत्म हो जाता है और इस साल इलाहाबाद के मेयर पद से वे इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनकी पहचान बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में हो चुकी थी। उनकी पकड़ कार्यकर्ता व संगठन में हो चुकी थी। कारण साफ था, यह स्थानीय राजनीति उन्हें संकुचित कर रही थी क्योंकि उन्हें पूरे राष्ट्र की लड़ाई लड़नी थी। नेहरू विदेशों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाले थे। जब साल 1926 आता है, ब्रसेल्स में आयोजित कांग्रेस ऑफ अप्रेस्ड नेशनलिस्ट में जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण उन देशों का था जो उपनिवेशवाद के खिलाफ मोर्चा संभाले थे। यही बनी लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म और नेहरू को उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया। यही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। इस दौरान उन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया। उन्होंने मार्क्सवाद को काफ़ी करीब से देखा। उन्हें मार्क्सवादी विचार जैसे समानता, काम का सम्मान, वर्गहीन समाज आकर्षक लगते थे, पर उनके कठोर तौर तरीकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे मार्क्सवाद की आर्थिक दृष्टि से प्रभावित थे पर राजनीतिक अधिनायकवाद से असहज थे। इस यात्रा ने उन्हें बदल दिया। लौटकर उन्होंने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। और फिर साल 1920 आता है जब नेहरू गांधी जी की छाया से बाहर निकलकर खुद को एक धुरी के रूप में उभारने लगे थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार से सुधार की उम्मीद रख रहा था। वो चाहते थे डोमिनियन स्टेट का ऐसा भारत जो ब्रिटेन से जुड़ा रहे पर अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन नेहरू का मानना था कि अब आधी आज़ादी से काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, बिना शर्त और बिना किसी विदेशी सत्ता के प्रतीकात्मक रिश्ते के। और फिर साल आता है 1927। नेहरू ने कांग्रेस से प्रस्ताव पारित कराया कि भारत को ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से अलग होने का संकल्प लेना चाहिए। यह नेहरू का बड़ा वैचारिक विद्रोह था, पर गांधी जी उस वक्त इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी को लगता था कि भारत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां पूर्ण स्वतंत्रता का दावा व्यावहारिक रूप से संभव हो। लेकिन बहुमत नेहरू के साथ था और प्रस्ताव पास हुआ। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अब कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत से सारे रिश्ते तोड़ने के मोड़ पर आ गई थी। तो दोस्तों, फिर साल आता है 1928। साइमन कमीशन भारत आता है जिसका विरोध पूरे देश में होता है। गांधी जी ने नेहरू जी की मांग को कुछ हद तक स्वीकार किया और एक नया प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देता है तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करेगी, पर नेहरू जी इससे असहमत हो जाती हैं। तब गांधी जी बीच का रास्ता निकालती है। समय सीमा 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर देते हैं। लेकिन 1929 में अंग्रेजी शासन ने यह मांग भी ठुकरा दी और इसी साल लाहौर अधिवेशन हुआ और यहीं जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने गए। और फिर आई 29 दिसंबर की रात जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। और उसी समय नेहरू जी ने इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यह था आज़ादी का ब्लूप्रिंट। 1929 में ही फंडामेंटल राइट ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसी रेवोल्यूशन का ही मसौदा तैयार किया गया। इसी दस्तावेज में भारत की रूपरेखा तय कर दी थी जो स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा। एक ऐसा देश जहां समानता, शिक्षा, श्रम के अधिकार, आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक के मूल अधिकार होने चाहिए।